जय भीम मित्रों। जब से बाबा साहेब का लिखा हुआ संविधान इस भारत देश में लागू हुआ, तब से इस देश के दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र में बढ़ने लगा। आज संविधान को लागू हुए 70 साल से भी अधिक का समय हो चुका है और आज लगभग हर क्षेत्र में निम्न समुदाय का प्रतिनिधित्व काफी संख्या में है। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे नेताओं के बारे में बताएंगे जो दलित समाज से ही आते हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से वह मुकाम हासिल किया है जिसके कारण पूरी दुनिया उनकी जाति से नहीं बल्कि उनके कार्यों से युगों युगों तक याद करती रहेगी। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में हमारी मदद करेगा। पहले नंबर पर आते हैं KR नारायणन। KR नारायणन एक भारतीय राजनेता, राजनयिक, शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 1992 से 1997 तक भारत के उपराष्ट्रपति और 1997 से 2002 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। नारायणन ने इंदिरा गांधी के अनुरोध पर राजनीति में प्रवेश किया और कांग्रेस के टिकट पर केरल के पलक्कड़ में और टापलम निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में 1984 और 91 में लोकसभा के लिए लगातार 3 आम चुनाव जीते। वे राजीव गांधी के अधीन केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री थे। उन्होंने योजना, विदेश मामले और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पोर्टफोलियो संभाले। संसद सदस्य के रूप में उन्होंने भारत में पेटेंट नियंत्रण को कड़ा करने के अंतर्राष्ट्रीय दबाव का विरोध किया। वे 1989 से 91 के दौरान जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई तो वे विपक्षी बेंचों पर बैठे। 1991 में जब कांग्रेस सत्ता में लौटी तो नारायणन को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। केरल के कांग्रेसी मुख्यमंत्री के करुणाकरण, जो उनके राजनीतिक विरोधी थे, ने उन्हें बताया कि उन्हें कम्युनिस्ट साथी यात्री होने के कारण मंत्री नहीं बनाया गया। हालांकि जब नारायणन ने बताया कि उन्होंने तीनों चुनावों में कम्युनिस्ट उम्मीदवारों को हराया था तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। KR नारायणन को 21 अगस्त 1992 को शंकर दयाल शर्मा की अध्यक्षता में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। उनके नाम का प्रस्ताव सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल संसदीय दल के तत्कालीन नेता VP सिंह ने रखा था। जनता दल और संसदीय वामपंथी दलों ने संयुक्त रूप से उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया था और बाद में PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस से भी इसे समर्थन प्राप्त हुआ, जिससे उनके चुनाव पर सर्वसम्मति से निर्णय हुआ। वाम मोर्चे के साथ अपने संबंधों पर नारायणन ने बाद में स्पष्ट किया कि वह न तो साम्यवाद के भक्त थे और न ही अंध विरोधी। वे उनके वैचारिक मतभेदों को जानते थे, लेकिन देश में व्याप्त विशेष राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उन्होंने उन्हें उपराष्ट्रपति के रूप में समर्थन दिया था। जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया तो उन्होंने इस घटना को महात्मा गांधी की हत्या के बाद भारत द्वारा सामना की गई सबसे बड़ी त्रासदी बताया। KR नारायणन 14 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम स्वरूप निर्वाचक मंडल में 95% वोटों के साथ भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए। यह एकमात्र राष्ट्रपति चुनाव है जो केंद्र में अल्पमत सरकार के सत्ता में होने के साथ हुआ है। TN शेषन एकमात्र विरोधी उम्मीदवार थे और शिवसेना को छोड़कर सभी प्रमुख दलों ने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया, जबकि शेषन ने आरोप लगाया कि नारायणन को केवल दलित होने के कारण चुना गया था। दूसरे नंबर पर आती हैं मीरा कुमार। मीरा कुमार का जन्म 31 मार्च 1945 को बाबू जगजीवन राम और इंद्राणी देवी के यहां सासाराम, बिहार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के महारानी गायत्री देवी स्कूल में हुई। मीरा कुमार ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ और मिरांडा हाउस कॉलेजों से MA और LLB तक शिक्षा ग्रहण की। कुछ वर्षों तक स्पेन, ब्रिटेन और मॉरिशस में उच्चायुक्त रहीं, लेकिन उन्हें अफसरशाही रास नहीं आई और उन्होंने राजनीति में कदम बढ़ाने का फैसला किया।
वे अंग्रेजी, स्पेनिश, हिंदी, संस्कृत, भोजपुरी भाषाओं में निपुण है। वे बिहार की पहली महिला कैबिनेट मंत्री सुमित्रा देवी के बड़े पुत्र मंजुल कुमार से परिणय सूत्र में बंधी। उनके एक पुत्र अंशुल एवं 2 पुत्रियां स्वाति और देवांगना हैं। राजनीति में उनका प्रवेश 80 के दशक में हुआ था। वे पहली बार बिजनौर से संसद में चुनकर आई। उस समय के 2 दलित नेता रामविलास पासवान और मायावती भी उनके प्रचार अभियान का हिस्सा रहे। वे कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी समिति की सदस्य और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की महासचिव भी चुनी गई। वे दूसरी बार सांसद बनी और तीसरी पारी उन्होंने बिहार के सासाराम से लोकसभा सीट जीती। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस सरकार में उन्हें सामाजिक न्याय मंत्रालय में मंत्री बनाया गया। इस बार वे 5वीं बार संसद के लिए चुनी गई हैं। मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर हैं। जीएमएसी बाल योगी के बाद वे दूसरी दलित नेता हैं जो इस पद तक पहुंची। एक बार मीरा कुमार ने कहा था कि जब मैं स्कूल की छात्रा थी तब कई बार दर्शक दीर्घा से मैंने लोकसभा की कार्यवाही को देखा। उस समय स्वतंत्रता संग्राम के पुरोधा इस सदन में बैठकर देश के लोगों के हित में फैसले लेते थे। खासकर दलितों, वंचितों और कमजोर तथा हाशिए पर खड़े लोगों के लिए वह बड़ी मशक्कत करते थे। मीरा कुमार कहती है कि मैं हमेशा कुछ न कुछ पढ़ती रहती हूं और मेरी प्रिय पुस्तक महाकवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम है। भारतीय इतिहास में विशेष रुचि रखने वाली मीरा कुमार को कला और साहित्य से भी विशेष लगाव है। उन्हें देश विदेश की ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण करने का भी शौक है। विदेश सेवा में कार्यरत होने के कारण बड़े पैमाने पर उन्होंने विदेश यात्राएं की हैं। हस्तशिल्प प्रेमी होने के अलावा मीरा कुमार एक अच्छी कवियत्री भी हैं। वह अपना खाली समय किताबें पढ़ने और शास्त्रीय संगीत सुनने में व्यतीत करती हैं। उनकी लिखी कई कविताएं प्रकाशित भी हुई हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की तहसील डेरापुर कानपुर देहात के एक छोटे से गांव परौंक में हुआ था। कोविंद का संबंध कोरी चौपाल जाति से है, जो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, गुजरात में पिछड़ा जाति, केरल में पिछड़ा जाति, कर्नाटक में पिछड़ा और महाराष्ट्र में पिछड़ा जाति में आती है। वकालत की उपाधि लेने के पश्चात उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ की। वह दिल्ली उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के वकील रहे। उनकी बिहार के राज्यपाल के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा भी तीसरे प्रयास में ही पास कर ली थी। वे भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। वे उत्तर प्रदेश राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। वे पुनः उत्तर प्रदेश राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। इस प्रकार कोविंद लगातार 12 वर्ष तक राज्यसभा के सदस्य रहे। वह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित किए गए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की। अमित शाह ने कहा कि रामनाथ कोविंद दलित समाज से उठकर आए हैं और उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए बहुत काम किया है। वे पेशे से एक वकील हैं और उन्हें संविधान का अच्छा ज्ञान भी है, इसलिए वे एक अच्छे राष्ट्रपति सिद्ध होंगे और आगे भी मानवता के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें कोविंद ने यूपीए की प्रत्याशी मीरा कुमार को लगभग 3,34,000 वोटों के अंतर से हराया। 25 जुलाई 2017 को भारत के 14वें वे राष्ट्रपति के रूप में कोविंद ने शपथ ग्रहण की। वह भाजपा दलित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय कोली समाज के अध्यक्ष भी रहे। नंबर 4 पर आते हैं मान्यवर कांशीराम साहब। मान्यवर कांशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को हुआ था। भारतीय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने भारतीय वर्ण व्यवस्था में बहुजनों के राजनीतिक एकीकरण तथा उत्थान के लिए कार्य किया। इसके अंत में उन्होंने दलित शोषित संघर्ष समिति एवं अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदायों कर्मचारी महासंघ बामसेफ और बहुजन समाज पार्टी बसपा की स्थापना की।
कांशीराम साहब ने सरकार की सकारात्मक कार्रवाई की योजना के तहत पुणे में विस्फोटक अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला को था जब उन्होंने पहली बार जातिगत भेदभाव का अनुभव किया। उन्होंने ऑफिस में देखा कि जो कर्मचारी डॉक्टर आम्बेडकर का जन्मदिन मनाने के लिए छुट्टी लेते थे, उनके साथ ऑफिस में भेदभाव किया जाता था। वे इस जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए एक दलित सामाजिक कार्यकर्ता बन गए थे। उनके करीबी लोगों के अनुसार उन्होंने यह निर्णय डॉक्टर आम्बेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़कर लिया था। कांशीराम को B.R. अम्बेडकर और उनके दर्शन ने काफी प्रभावित किया था। कांशीराम साहब ने शुरू में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का समर्थन किया था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़े रहने के कारण उन्होंने अखिल भारतीय SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ की स्थापना की, जो कि बाद में चलकर बामसेफ बन गया था। एक ऐसा संगठन था जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य वर्गों और अल्पसंख्यकों के शिक्षित सदस्यों को अंबेडकरवादी सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए राजी करना था। बामसेफ न तो एक राजनीतिक और न ही एक धार्मिक संस्था थी, और इसका अपने उद्देश्य के लिए आंदोलन करने का भी कोई उद्देश्य नहीं था। सूर्यकांत वाघमोर कहते हैं, इस संगठन ने दलित समाज के उस संपन्न तबके को इकट्ठा करने का काम किया जो कि ज्यादातर शहरी क्षेत्रों, छोटे शहरों में रहता था और सरकारी नए कार्यों में काम करता तथा साथ ही अपने अपने अछूत भाई बहनों से भी किसी तरह के संपर्क में नहीं था। इसके बाद कांशीराम साहब ने एक और सामाजिक संगठन बनाया जिसे दलित शोषित समाज संघर्ष समिति के नाम से जाना जाता है। उन्होंने दलित वोट को इकट्ठा करने की अपनी कोशिश शुरू की और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। उन्होंने अपना पहला चुनाव छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा सीट से लड़ा था। BSP को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली। शुरू में दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के बीच विभाजन को पाटने के लिए संघर्ष किया, लेकिन बाद में मायावती के नेतृत्व में इस खाई को पाटा गया। उन्होंने अपनी पुस्तक द चमचा युग लिखी, जिसमें उन्होंने जगजीवन राम और रामविलास पासवान और रामदास अठावले जैसे दलित नेताओं का वर्णन करने के लिए चमचा शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने तर्क दिया कि दलितों को अन्य दलों के साथ काम करके अपनी विचारधारा से समझौता करने के बजाय अपने स्वयं समाज के विकास को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक रूप से काम करना चाहिए। BSP के गठन के बाद कांशीराम ने कहा कि उनकी बहुजन समाज पार्टी पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव नजर में आने ले लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ेगी। उन्होंने भावी प्रधानमंत्री V.P. सिंह के खिलाफ इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ा और प्रभावशाली प्रदर्शन किया। कांशीराम और मुलायम सिंह ने गठबंधन किया और कांशीराम ने इटावा से चुनाव लड़ने का फैसला किया। कांशीराम ने अपने निकटतम भाजपा प्रतिद्वंद्वी को 20,000 मतों से हराया और पहली बार लोकसभा में प्रवेश किया। इसके बाद कांशीराम ने होशियारपुर से लोकसभा का चुनाव जीता और दूसरी बार लोकसभा पहुंचे। अपने खराब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने सार्वजनिक रूप से मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। कांशीराम जी ने डॉक्टर अंबेडकर के धर्म परिवर्तन की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने की अपनी मंशा की घोषणा की थी। कांशीराम जी की मंशा थी कि उनके साथ उनके 5 करोड़ समर्थक भी इसी समय धर्म परिवर्तन करें। उनकी धर्म परिवर्तन की इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह थी कि उनके समर्थकों को केवल अछूत ही शामिल नहीं थे, बल्कि विभिन्न जातियों के लोग भी शामिल थे जो भारत में बौद्ध धर्म के समर्थन को व्यापक रूप से बढ़ा सकते थे। हालांकि 9 अक्टूबर 2006 को उनका निधन हो गया और उनकी बौद्ध धर्म ग्रहण करने की मंशा अधूरी रह गई। मायावती ने कहा कि उन्होंने और कांशीराम साहब ने तय किया था कि हम बौद्ध धर्म तभी ग्रहण करेंगे जब केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। हम ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि हम धर्म बदलकर देश में धार्मिक बदलाव तभी ला सकते थे जब जब हमारे हाथ में सत्ता हो और हमारे साथ करोड़ों लोग एक साथ धर्म बदलें। यदि हम बिना सत्ता पर कब्जा किए धर्म बदल लेंगे तो हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा और केवल हम दोनों का ही धर्म बदलेगा, हमारे लोगों का नहीं। इससे समाज में किसी तरह के धार्मिक क्रांति की लहर नहीं उठेगी।
नंबर 5 पर आते हैं दामोदरम संजीवैया। दामोदरम संजीवैया का जन्म कुर्नूल जिले के कल्लूर मंडल के पेड्डापड़ू गांव में एक माला दासू परिवार में हुआ था। जब वे छोटे थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने म्यूनिसिपल स्कूल से पढ़ाई की और 1948 में मद्रास लॉ कॉलेज से कानून में स्नातक की डिग्री हासिल की। छात्र रहते हुए भी उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। संजीवैया संयुक्त मद्रास राज्य में मंत्री थे। वे अंतरिम संसद के सदस्य थे। संजीवैया आंध्र प्रदेश से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने वाले पहले दलित नेता भी बने। वह लाल बहादुर शास्त्री के अधीन श्रम और रोजगार मंत्री थे। संजीवैया किसी भारतीय राज्य के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भारत में श्रम समस्याओं और औद्योगिक विकास पर एक किताब लिखी। उन्होंने विधवाओं, बुजुर्गों के लिए पेंशन प्रणाली शुरू की और आंध्र प्रदेश में ललिता कला अकादमी की स्थापना की। वे भारत के अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB का कार्यालय शुरू किया। उन्होंने कुर्नूल जिले में गजुला दिन्ने, वामसाधारा, पुलिचिंतला और कुर्नूल जिले में आत्मकुर के पास वरदराजुला स्वामी परियोजना जैसी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया। संजीवैया ने एक दलित शिक्षिका कृष्णवेणी से विवाह किया। उनकी कोई संतान नहीं थी। संजीवैया अपने खाली समय में तेलुगु में साहित्यिक लेख और कविताएं लिखते थे। नंबर 6 पर आते हैं चरणजीत सिंह चन्नी। चन्नी का जन्म पंजाब के मकरौना कलां गांव में हुआ था। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है और PTU जालंधर से MBA किया है। वह दलित सिख समुदाय से हैं। वह वर्तमान में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित विषय में प्रोफेसर इमानुएल नाहर के साथ PhD कर रहे हैं। उन्होंने कमलजीत कौर से शादी की और उनके 2 बच्चे हैं। वह दूसरे अमरिंदर सिंह मंत्रालय में तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण मंत्री थे। वह कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में बाद के इस्तीफे के बाद सफल हुए। वह पंजाब के पहले दलित सिख मुख्यमंत्री हैं। टिप्पणीकारों ने सुझाव दिया कि पंजाब की बड़ी दलित आबादी और अन्य पार्टियों द्वारा इसे अपील करने के प्रयासों ने सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में चन्नी की कांग्रेस की पसंद को प्रभावित किया होगा। वह कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में बाद के इस्तीफे के बाद सफल हुए। वह पंजाब के पहले दलित सिख मुख्यमंत्री हैं। टिप्पणीकारों ने सुझाव दिया कि पंजाब की बड़ी दलित आबादी और अन्य पार्टियों द्वारा इसे अपील करने के प्रयासों ने सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में चन्नी की कांग्रेस की पसंद को प्रभावित किया होगा। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद चन्नी ने कई नीतिगत घोषणाएं की। उन्होंने बेअदबी के मामले में कार्रवाई का वादा किया और कहा कि जल निर्माण योजनाओं के बिजली बिल माफ कर दिए जाएंगे और कनेक्शन बहाल कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कक्षा D सरकारी नौकरियों को नियमित किया जाएगा। उन्हें पहले आउटसोर्स किया गया था। नंबर 7 पर आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे एक भारतीय राजनीतिज्ञ और संसद सदस्य हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए राज्यसभा में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और भारतीय संसद के ऊपरी सदन में विपक्ष के नेता का पद संभालते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने पहले कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया और भारत सरकार में रेल मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री के रूप में मंत्री पद संभाला। भारतीय राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति मल्लिकार्जुन खड़गे का करियर कई दशकों तक फैला हुआ है। कर्नाटक के वरवती नामक साधारण शहर में जन्मे खड़गे का एक जोशीले छात्र नेता से लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष तक का सफर उनके समर्पण और नेतृत्व का प्रमाण है। मपन्ना खड़गे और सबव्वा के घर जन्मे मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रारंभिक जीवन कर्नाटक के सांस्कृतिक और शैक्षिक लोकाचार में निहित था। गुलबर्गा के नूतन विद्यालय में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद खड़गे ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और गुलबर्गा के सरकारी कॉलेज से कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की।
उन्होंने सेठ शंकरलाल लाहोटी लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री प्राप्त करके अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया। कानूनी पेशे में उनका प्रवेश न्यायमूर्ति शिवराज पाटिल के मार्गदर्शन में शुरू हुआ, जहां उन्होंने सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए श्रमिक संघों का प्रतिनिधित्व किया। मल्लिकार्जुन खड़गे का निजी जीवन राधाबाई से उनके विवाह से चिह्नित है, जिनके साथ उनका 2 बेटियों और 3 बेटों का एक प्यारा परिवार है। एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत निर्णय में खड़गे ने बौद्ध धर्म के प्रति अपने समर्पण की घोषणा की, जो उनके दार्शनिक विश्वासों और सिद्धांतों को दर्शाता है। उनकी रुचि राजनीति से परे पढ़ने, तर्कसंगत सोच और खेल तक फैली हुई है, जो उनके बहुमुखी व्यक्तित्व को उजागर करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे के राजनीतिक जीवन की नींव उनके कॉलेज के वर्षों के दौरान रखी गई थी, जब उन्होंने कॉलेज छात्र निकाय के महासचिव की भूमिका निभाई थी। एमएसके मिल्स कर्मचारी संघ के लिए उनकी कानूनी सलाहकार भूमिका और श्रमिक संघ क्षेत्र में नेतृत्व ने उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। खड़गे का राजनीति में आधिकारिक प्रवेश तब पक्का हुआ जब वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और गुलबर्गा सिटी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की भूमिका निभाई, जिसने उनके शानदार राजनीतिक जीवन की नींव रखी। खड़गे का राजनीतिक करियर उस समय नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया जब उन्होंने गुलबर्गा संसदीय सीट जीती। बाद में लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता बने। कर्नाटक से राज्यसभा के लिए उनका चुनाव और उसके बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में उनकी भूमिका ने उनकी राजनीतिक सूझबूझ को और भी बढ़ा दिया। खड़गे ने सुर्खियां बटोरी जब उन्हें सोनिया गांधी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, जिससे उनकी राजनीतिक यात्रा में एक नया अध्याय शुरू हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे की राजनीतिक विरासत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और कर्नाटक से अनुसूचित जाति समुदाय का प्रतिनिधित्व करने की विशेषता है। उनके प्रभावशाली चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड, श्रम अधिकारों की वकालत और भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिकाओं ने एक अमिट छाप छोड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में खड़गे की दूरदर्शिता और नेतृत्व पार्टी और भारतीय राजनीति के भविष्य को आकार देना जारी रखते हैं। छात्र कार्यकर्ता के रूप में अपने शुरुआती दिनों से लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अपनी वर्तमान भूमिका तक खड़गे की यात्रा सार्वजनिक सेवा और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। जैसा कि वे भारतीय राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करना जारी रखते हैं, उनकी विरासत पूरे देश में महत्वाकांक्षी राजनेताओं और नेताओं के लिए प्रेरणा का काम करती है। नंबर 8 पर आते हैं चिराग पासवान। चिराग कुमार पासवान एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राजनेता हैं। वे भारत के बिहार राज्य के हाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उनके पिता रामविलास पासवान भी भारत के एक प्रसिद्ध राजनेता थे। चिराग कुमार पासवान वर्तमान मोदी कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री हैं। इन्होंने को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में शपथ ली। चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव में बिहार राज्य की जमुई लोकसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सुधांशु शेखर भास्कर को हराया। चिराग पासवान ने लोकसभा चुनावों में इसी सीट से भूदेव चौधरी को हराया और दूसरी बार लोकसभा के सांसद बने। अपने पिता रामविलास पासवान की कर्मभूमि से वे चुनाव लड़े और केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। पासवान चिराग का रोजगार के नाम से एक एनजीओ भी चलाते हैं। चिराग पासवान हिंदी सिनेमा में भी अभिनेता के तौर पर काम कर चुके हैं। मिले ना मिले हम, वन एंड ओनली जैसी फिल्मों में वो अभिनेता रहे। हालांकि उन्हें राजनीति में ही आना था, इसलिए वे अधिक फिल्मों में काम नहीं किए। चिराग पासवान अपने पिता श्री की पार्टी लोजपा के अध्यक्ष थे। चिराग ने 11 लाख रुपए राम मंदिर के लिए दान दिए। लोकसभा चुनाव चिराग पासवान हाजीपुर सीट से 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। नंबर 9 पर आती हैं आदरणीय बहन मायावती जी। मायावती एक भारतीय राजनेता हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे कम उम्र और भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री के रूप में जानी जाती है। उनका जन्म एक हिंदू दलित परिवार में हुआ था।
पिता प्रभुदास उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर डाकघर में एक कर्मचारी थे। मायावती ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली के इंद्रपुरी जेजे कॉलोनी में लगभग 1 साल तक शिक्षक के रूप में टीचिंग की। जब पहली बार कांशीराम उनसे मिले थे तब वह भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रही थी। कांशीराम ने उनसे कहा था, मैं आपको एक दिन इतना बड़ा राजनेता बना सकता हूं कि आपके आदेश के अनुसार आईएएस ऑफिसरों की एक लंबी कतार लग जाएगी। मान्यवर कांशीराम ने उन्हें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल किया। जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली तो वह राज्य की सबसे कम उम्र और भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। मायावती अक्सर सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में दलितों को आरक्षण दिलाने के लिए आवाज उठाती रहती हैं। मायावती को मुख्यमंत्री के रूप में पोलियो उन्मूलन में उनकी पहल के लिए यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उन्हें एक स्वनिर्मित राजनीतिज्ञ महिला के रूप में जाना जाता है। उन्होंने लोगों की सेवा करने के लिए अविवाहित जीवन चुना ताकि कोई उन पर भाई भतीजावाद का आरोप न लगा सके। उनके समर्थक उनका जन्मदिन एक जनकल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं। मायावती को न्यूज़वीक की शीर्ष महिला उपलब्धि हासिल करने वालों की सूची में शामिल किया गया था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति अपने झुकाव के बारे में खुलासा किया। फोर्ब्स मीडिया ने मायावती को दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया। बहुजन समाज के लिए किया गया बहन मायावती जी का संघर्ष अतुल्य है, जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर रहेगा। नंबर 10 पर आते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। चंद्रशेखर का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक सामान्य दलित परिवार में हुआ था। इनके पिता एक सरकारी अध्यापक थे। चंद्रशेखर देहरादून से कानून की पढ़ाई करके एक वकील बने। चंद्रशेखर एक मामूली वकील से सुप्रसिद्ध राजनेता कैसे बने, आइए इसके पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 693 किलोमीटर दूर जिला है सहारनपुर। सहारनपुर में इलाका पड़ता है, नाम है छुटमलपुर। इस इलाके में हिंदुस्तान नाम का एक इंटर कॉलेज भी है। एक दिन एक दलित लड़का कॉलेज जल्दी पहुंच गया। आधे घंटे बाद वह खून से लथपथ पड़ा था। उसे सवर्ण जाति के बच्चों ने बहुत मारा क्योंकि उसने बेंच साफ नहीं की थी। बीते दिन लड़कों ने उसे फिर पीटा, वजह थी कि एग्जाम में सवर्ण बच्चों से ज्यादा नंबर ले आया। दलित बच्चे ने जब एक बार अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने न्याय पाने के लिए हिम्मत दिखाई। वह एक वकील के पास पहुंचे। वकील का नाम था चंद्रशेखर। चंद्रशेखर के पास जब यह मामला पहुंचा तो उन्हें लगा कि सीधे तरीके से तो शायद न्याय मिलना आसान नहीं, इसलिए उन्होंने एक संगठन बनाया, नाम रखा भीम आर्मी। यह संगठन दलितों को न्याय दिलाने के लिए लड़ने लगा। संगठन बनने के बाद उस दलित बच्चे की समस्या का समाधान भी हुआ। इसके साथ ही जन्म हुआ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का, जिन्होंने एक मामूली वकील से नेता बनने की तरफ अपना पहला कदम रख दिया था। समय बीतता गया और चंद्रशेखर लाखों लोगों को जोड़ते हुए उनकी आवाज उठाते उठाते एक बड़ा नाम बन गए। साल 2020 में चंद्रशेखर ने अपनी आजाद समाज पार्टी भी बना ली। साल 2022 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ। चंद्रशेखर ने तय किया कि वह चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। चंद्रशेखर ने चुनाव लड़ा, लेकिन वह बुरी तरह हार गए। सबको लगा शायद चंद्रशेखर शांत हो जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। साल 2024 का लोकसभा चुनाव आया। उन्होंने यूपी के नगीना सीट से चुनाव लड़ा और करीब 1.5 लाख वोटों के बड़े अंतर से चंद्रशेखर ने चुनाव जीत लिया। 25 जून 2024 को उन्होंने लोकसभा में बतौर सांसद शपथ ली। शपथ लेते ही लोकसभा में चंद्रशेखर का ढाकड़ अंदाज नजर आया। उनके शपथ के पीछे से आवाज आई, पूरा भाषण देंगे क्या? जिस पर चंद्रशेखर ने भी भारी आवाज जवाब दिया, और क्या वहीं तो देने आए हैं, हम बोलेंगे और आपको सुनना भी पड़ेगा। आप इन बहुजन नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।